सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हैं इस वक्त एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर। थोड़ी देर में मारूफ सहाफ़ी मुज़म्मल सोहरवर्दी हमें ज्वाइन कर लेंगे और हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे और बनी गाला से जो सिचुएशन है वहाँ पर जो एक कैंप बन गया और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग वहाँ पर आ गए हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं और बताया जा रहा है कि ये कल तक हज़ारों की तादाद में हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। तो वो लॉन्ग मार्च जिसका ऐलान कल करना इमरान खान ने अमली तौर पर, वो लॉन्ग मार्च और धरना उसका आगाज़ हो चुका और पहली उसकी खेप, पहला उसका दस्ता KPK से पहुंच चुका बनी गाला में और ये नौजवान बड़े पुरजोश हैं। मैं नईम असगर हमारे नुमाइंदे वहाँ पर हैं, वो एक रिपोर्ट वहाँ से बना के भेज रहे हैं। मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको वो दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त कंवर दिलशाद साहब, जो इलेक्शन कमीशन को उनसे ज़्यादा कौन जानता है, वो हमारे साथ हैं और ज़रा सबसे पहले उनसे पूछ लेते हैं कि बताया जा रहा है कि ये जो अगले 48 घंटे हैं ये बहुत अहम है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है पंजाब असम्बली के मुनहरफीन के हवाले से वो तयन करेगा पंजाब में जो हमज़ा शहबाज की हुकूमत है उसकी नंबर गेम का। इसके साथ साथ वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बड़ा अहम समाअत होगी कल कि क्या जो इलेक्शन था वो सही था या नहीं सही था। इस्लामाबाद में यहाँ पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो हैं वो समाअत करेंगे कि गवर्नर पंजाब को हटाने का जो नोटिफिकेशन था क्या वो सही था या गलत था। तो बहुत अहम ये दिन है और इस पर फैसला होगा। तो जनाब कंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि 30 दिन थे इलेक्शन कमीशन के पास और ये आखिरी दिन फैसला वो कर रहे हैं। इतना बड़ा कोई ये ऐसा तो फार्मूला नहीं था कोई बनाने का, कोई एटम बम तो नहीं बन रहा था, सीधी सी बात थी और बड़े तजर्बाकार लोग थे। तो ये क्या वजह, ऐसा लग रहा है कि वो फैसला करने का दिल नहीं कर रहा राजा सुल्तान सिकंदर साहब का। जी कंवर साहब। नहीं, वो तो बात यह है, ठीक है, वो बड़ा पेचीदा मसला है, बड़ा टेक्निक तौर पर देखा जा रहा था और वो बड़े अहम फैसले ये हो रहे हैं कि जो देख रहे हैं बादी नज़र में जो इनके केस जो बनता है, वोट तो कास्ट हो गया। जब वोट कास्ट हो गया तो आर्टिकल 63A की जद में तो आगे फ्लोर क्रॉसिंग तो हो गई। तो वो तो अब मामला आता है टेक्नोक्रेट्स की नहीं, और टेक्निकल तौर पे ये हो रहा है कि जैसे कि आइन के आर्टिकल 63A में तरीक़ेकार बताया गया है, इस अंदाज से पार्लियामानी लीडर जो है वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन स्पीकर को भेजेगा, स्पीकर इलेक्शन कमीशन भिजवाएगा कि आपने चार्जशीट किया, आपने हियरिंग की, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुना। उन्होंने इसके बाद क्या, आपकी पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि आपने उसको वोट किसको देना है, उसको ब्रीफिंग दी गई। ये सारी बातें जो थी वो सामने आई है। लेकिन हम इनको कंवर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे चुकी है कि अगर कोई फैसला टेलीविज़न पर भी नशर हो जाए, जिस ऑफिसर को वो उसकी इत्तला मिल जाए वो उस फैसले पर उस फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बैठे हैं लेके टेक्निकलिटीज़, पूरी दुनिया ने देख लिया, सिंध हाउस में लौटे, पूरी दुनिया ने देख लिया कि पंजाब असम्बली के लोगों ने 2 दफ़ा वोट दिए और वो कह रहे हैं, पूरी लोगों ने देख लिया कि इमरान खान चीख कर कह रहा है कि मेरा परवेज़ इलाही मेरा उम्मीदवार है। ये इलेक्शन कमीशन कहीं बंगाल में रहता है जो इन्होंने पता करना था और सब कुछ देखना था। ये बात वो करें जो प्रैक्टिकल बात है, आप तो उन्हें डिफेंड कर रहे हैं कंवर साहब। नहीं, मैं डिफेंड तो करूंगा, मैं देखो बात सुने, इसलिए कि आपका इदारा है, चाहे वो गलत काम भी करे फिर भी आप डिफेंड करेंगे। कहने की वजह नहीं है कि आपको जो है आपने सिंध हाउस में या मेरिट में जो बातें सुन के आपने क्यों नहीं फैसला किया। कभी इस तरह के फैसले नहीं होते। असूली तौर पर जब जुर्म साबित हो जाए
जुर्म सरजद हो जाए। अच्छा, एक बंदा ये कहता है, मेरा सवाल है आपसे कंवर साहब मेरा एक सवाल है, कंवर साहब मेरा एक सवाल है, कंवर साहब मेरा सवाल तो सुन लें, आपकी मोहब्बत अपनी जगह, डी सीट तो होना चाहिए, डी सीट तो होना चाहिए, आपकी मोहब्बत अपनी जगह भाई। देखें, बात ये है कि एक बंदा कहता है कैमरे पे आकर कि जनाब मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा, भाई उसने तो 63A जो कह रहा है, क्या कह रहा है वो, यही तो कह रहा है, जो फिलॉसफी थी वो यही थी कि आपने लोटाक्रेसी को रोकना है। फिर उसके बाद एक बंदे ने वोट दे दिया, पूरी कौम ने देखा कि एक टेंशन बनी हुई है, मुकाबला चल रहा है, एक तरफ परवेज़ इलाही उम्मीदवार है, दूसरी तरफ हमजा शहबाज उम्मीदवार है, असम्बली में लड़ाई हो रही है, और अभी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैंने ये देखना है कि पार्लिमानी पार्टी ने कोई मीटिंग की या नहीं, उनको हदायत दी या नहीं। कौन मानेगा इस बात को? क्यों अपनी इज्जत खुद तबाह करने पर तुले हुए? बात नहीं है। जब तक एक बात ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमें आप सारे आयन और कानून को देखते हुए, लेकर हम खुद कहते हैं, हम आपके साथ मुत्तफिक हैं कि जनाब सरजद हो गया, उन्होंने अब उनको डी सीट करने का मरहला करीबी आ गया, वो डी सीट होने चाहिए। हम तो खुद कहते हैं कि जो 25 मेंबर हैं, 26 हैं, वो उन्होंने आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी कर दी है, वो फ्लोर क्रॉसिंग की जद में आ गए हैं, उनको डी सीट होना चाहिए, और मुमकिन है कल उनको इलेक्शन कमीशन डी सीट ही कर देगा। अभी भी आप कह रहे हैं मुमकिन है, यानी कंवर साहब आप कह रहे हैं मुमकिन है। भुट्टो साहब को का केस बनता था, ये जज है ना, ये आपके आता बंदियाल के जज वाले कुलीग ही थे ना, वो अंदर क्या नाम था, वो जस्टिस नवाब हक था, ये जस्टिस मुश्ताक था, ये इन्हीं के कुलीग थे ना, इन्हीं के रिश्तेदार थे ना। जब भुट्टो साहब को जुडिशल मर्डर कर दिया, उसमें तो इनके पर नहीं चले, इनके ये तो हर वक्त फैसले बदलते रहते हैं, जजों पर न जाएं, साल क्यों देते हैं आप? मैं मुजम्मल सोहरवर्दी ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मल साहब। आप जी कंवर साहब, हवा को देख के बातें, मैं आता हूँ आपकी तरफ। कंवर साहब मैं सीट किया जाएगा और बाई इलेक्शन होंगे, जिसमें इंतखाबात हो जाएंगे, और समझा मैं आता हूँ सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ जनाब। मैं एतबार नहीं करता, ये हवा ग्रुप देख के बातें करते हैं। ठीक हो गया, मैं आता हूँ आपकी तरफ। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने करते हैं, जस्टिस गुलजार जो है कराची के टावर गिरा रहा है, इसी तरह ये सारे मामले इनके जो होते हैं, ये कोई कौम के नुमाइंदे नहीं है कि अपने मफादात होते हैं। अब जस्टिस उमर कंवर साहब जब वो स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दे दें, उस वक्त वो आइन के मुताबिक फैसले करते हैं। ये देखें, ये चीज जो है ना, हमारी कौम का ये कल्चर है। अब इन्हीं इदारों ने फैसले करने हैं ना, मैंने और आपने तो नहीं करने, करेंगे तो यही इदारे फैसले जिनको आइन ने इख्तियार दिया। क्यों कसीदे पढ़ते हैं हम, हमें जजों पे कोई एतबार नहीं है। नहीं, लेकिन बात ये कंवर साहब एतबार करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसले इन्होंने ही करने हैं। लेकिन कंवर साहब बात यह है कि जो हक सच की बात है वो तो आपको करना पड़ती है। अब सिर्फ इसलिए आप डिफेंड करें किसी को कि आप उस इदारे में रहे हैं और आपने वहाँ पर जॉब की है, तो आप कहें नहीं जी नहीं, अब मैं उसका आप कंपैरिजन करें किसी ऐसी चीज़ से जिस पर कोई वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिसाल ना हो, तो वो थोड़ा एक वो अजीब सा लगता है। एक सीधी सी बात है, ये इन इदारों पर चलें ठीक है, कल देख लेते हैं कल क्या फैसला आता है। ठीक है, मैं कल का फैसला आता है। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मल साहब बड़ा शुक्रिया आपका, आपने टाइम और हमारे साथ हैं आप। सियासत जो है वो बताया जाता है कि बड़े, कल शहबाज शरीफ साहब भी कौम से खिताब करने वाले हैं। आज उन्होंने कुछ इंदिया दिया है, इम्पोर्टेड आइटम्स पर पाबंदी लगाई है, लेकिन मैं हमाद अज़हर साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये ज़रा ये भी बता दें कि इससे कितने पैसे, कितने डॉलर की बचत होगी। इन तमाम आइटम्स को अगर मिला भी लें तो ये टोटल जो है उसका 1% ये बनता है सारे का सारा। ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिससे कोई बहुत ज़्यादा जो इस वक्त सूरत हाल है इक़्तिसादी, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि हमजा शहबाज साहब इस वक्त बिल्कुल कल जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला आएगा, और वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सुन रहे हैं, दूसरी गिनती की तरफ हम जाएंगे। मरकज़ में भी जो हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरप्रिटेशन के बाद, फ़ैसले के बाद, जब वो 20 लोग जो तहरीक इंसाफ के अभी तक मौजूद है वहाँ पर वो वोट नहीं दे सकते, तो ये हुकूमत सिर्फ 2-3 वोटों से ही कायम है।
और इतने बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के सामने, तो ये बताइए कि ये इंस्टेबिलिटी का तासुर बरकरार नहीं रहेगा अगर ये सिस्टम इस तरह से कंटिन्यू करे? और इत्तेहादी जो इस वक्त जो हुकूमत है, क्या वो ये तहिया कर चुकी है कि जी आखिरी हद तक वो लड़ेंगे और इसको चलाएंगे जहाँ तक ये गवर्नमेंट चलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में अगले 72 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में अहम है, और इस बात का भी इम्कान है कि शायद अभी वज़ीर-ए-आज़म कल ख़िताब ना भी करें या कल करें। और अगर तो मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि अगर उसने हुकूमत का कि अगर उसने कोई कड़वे फ़ैसले करने हैं तो उन फ़ैसलों के बाद कोई 3-4 महीने बाद वो इंतखाबात में नहीं जा सकते। कोई कहे जी अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन तैयार हो गया है तो अब आप अक्टूबर में इलेक्शन करा दें, फिर वो कहते हैं कि मुद्दत पूरी करेंगे अगस्त 2023 तक। और अगर मुद्दत पूरी नहीं करनी और कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए जाना है तो फिर अभी इंतखाबात का ऐलान कर दें। बजट भी वो नहीं देंगे, वो कह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट आके बजट दे दें। तो इसलिए ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान अगले 72 घंटे में हो जाएगा। अच्छा, अगले 72 घंटे में आप समझते हैं कि ये फ़ैसला हो जाएगा? ये बड़ी आप इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब हो सकता है कल ख़िताब भी ना करें। अच्छा, इमरान मैंने आपको फैक्चुअल पोजीशन बता दी कि अगर उन्होंने पेट्रोल IMF से बातचीत 23 या 24 को कंक्लूड हो जाएगी, उस कंक्लूजन के बाद जो स्टेप्स उठाने हैं वो स्टेप्स की एक पॉलिटिकल कॉस्ट है, और अगर वो पॉलिटिकल कॉस्ट बेयर करनी है तो उसके बाद मुद्दत पूरी करनी है। और अगर उसके बाद फौरी वो स्टेप्स उठाने के 2 महीने बाद इलेक्शन में जाना है तो आज क्यों ना जाया जाए? उनके ख्याल में फौरी इलेक्शन अनाउंस कर दें। इमरान खान भी कह रहे हैं कि फ़ौरन इलेक्शन होना चाहिए, मुल्क में नेशनल कंसेंसस हो जाएगा। और अगर इलेक्शन फौरी नहीं कराना तो फिर मुद्दत पूरी करके कराना है, फिर अक्टूबर नवंबर में सितंबर में क्यों कराना है? लेकिन ये जो इनडिसाइसिव रही है 6 हफ्ते पिछले, जिसमें इकॉनमी की भी सूरत हाल एक अजीब हो गई है, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो सू मोटो लिया और आज जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया, उससे जो एक पॉलिटिकल हैसियत थी हुकूमत की वो नहीं आप समझते कि मुतासर हो चुकी है? आज उन्होंने तबादलों पर पाबंदी लगा दी, कोई केस जो विड्रा नहीं हो सकता, वो साथ ये भी कह दिया कि आप रिकॉर्ड को भी सील करें, टेम्परिंग हो रही है। आज अदालत में मैं मौजूद था, वहाँ पर जो जजेस का जो मूड था, जिस तरह से आज रिमार्क्स दिए गए और फिर जो फैसला, तो इससे ऑलरेडी एक पॉलिटिकल डैमेज नहीं हुआ होगा मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को? साहब, आप नैरेटिव्स और इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के खेल के एक मायानाज खिलाड़ी हैं। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 हफ्ते में जो तबादले हुए हैं आज सारे अंडू करके लोगों को वापस अपनी पोजीशन पे भेज देता तो फिर तो मैं उसको कोई इफ़ेक्टिव ऑर्डर मानता, और मैं समझता गवर्नमेंट उससे बड़ी परेशान हो जाती कि जी सूरत हाल जो है वो 10 अप्रैल वाली पोजीशन पे चली जाए, जो जहाँ पे है वहाँ वापस चला जाए। अगर वो 1 लाइन का ऑर्डर दे देते तो मैं समझता बड़ा। अगर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मज़ीद, अगर अदालत ने कहा है कि मज़ीद तबादले ना करें और ये जो हो गए हैं ये अपनी जगह कायम रहें, तो ये तो शहबाज शरीफ के फेवर में है। उन्होंने अपने बंदे लगा लिए ना। बिल्कुल ये तासुर नहीं था, उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी है कि ये तबादले क्यों हुए। वो आज कैंसिल कर देते सारे तबादले, कहते कि लोग अपनी वापस उस पोजीशन पे चले जाए। भी तो सुनेंगे ना, अगर उन्होंने सो मोटिव लिया था, मज़ीद तबादलों पर पाबंदी लगाई है, तो वो जो तबादले हुए हैं उनको अंडू भी कर देते आज और फिर मौक़िफ़ ले लेते हैं और कहते हैं हम केस टू केस देख लेंगे। आज उन्होंने कहा कि आपने ECL जो है लिस्ट उसको में आपने तब्दीली की। वो आज कहते हैं कि जो हम सारे उन लोगों को वापस ECL में डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि ये वापस होने जा रहे हैं। मुजम्मिल साहब, मैं कोर्ट में मौजूद था। मैं तो कह रहा हूँ ना, अगले 72 घंटे अहम है। अगर अगले 72 घंटे में कोई कंसेंसस ना हुआ तो फिर कुछ और होगा, और अगर कंसेंसस हो गया तो फिर कुछ और होगा। दोनों तरफ सब बंदी हो गई है। समीर साहब, मुजम्मिल साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो बात इन्होंने कही है ना 72 घंटों वाली, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बात ये है, देखें ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ना, इसमें अगर किसी के मुतासर होने का ये मामला इसी तरह लटकने से किसी को सियासी तौर पर नुकसान होता है तो वो एक ही जमात है, जो बड़ी जमात है इस कोलिशन गवर्नमेंट की, वो है मुस्लिम लीग नून। हाँ जी, तो मुस्लिम लीग नून जो है, ये दूसरे जो शामिल बाजे हैं
इनका सारा मलबा जो है कि ये वजारतों के मज़े लेते रहें और पॉलिटिकल साख जो है वो मुस्लिम लीग नून की बर्बाद होती रहे। मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये मुजम्मल साहब मेरी इस बात की तईद करेंगे या जो भी उनका पास इंफॉर्मेशन है, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस कोलिशन पार्टी हुकूमत में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और उन्हीं का वोट बैंक है। बाकी जो शामिल बाजें हैं उनका वोट बैंक उस तरीके से मुतासर होने वाला नहीं है। वो तो चाहते हैं वजारतों के मज़े जितने देर मर्जी ले लें। नहीं तो फिर इसकी भी क्या गारंटी है? मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हम अभी पॉलिटिकल कॉस्ट बेयर कर लेते हैं और 6 हफ्ते बाद MQM बीच में से निकल जाती है। यही तो, बात तो हम कहाँ खड़े हैं? तो इसलिए अगर पॉलिटिकल कॉस्ट बेयर करनी है तो उसकी भी एक कीमत है। अब देखिए, मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ समी इब्राहिम साहब। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक इंटरम या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ले आएँ और वो ये सारे फैसले कर लें। मैं आपको उसमें एक वाक़या सुनाता हूँ। हम एक टेक्नोक्रेट मोइन कुरैशी साहब को एज इंटरम प्राइम मिनिस्टर लेकर आए थे और उनका IMF और वर्ल्ड बैंक से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ था। जैसे आजकल जो लोग पाकिस्तान में वजारत उस्मा के लिए आए हुए हैं, उनका भी IMF और वर्ल्ड बैंक से गहरा ताल्लुक़ है। अच्छा, उस दौर में जब मोइन कुरैशी साहब बतौर निगरान या इंटरम प्राइम मिनिस्टर IMF के पास गए थे तो IMF ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई आप तो 90 दिन के लिए आए हैं, जो एग्रीमेंट आप करके जाएंगे अगली गवर्नमेंट मानेगी या नहीं मानेगी इसकी क्या गारंटी है। और उस वक्त पाकिस्तान को इसी तरह IMF की शदीद ज़रूरत थी। नतीजतन IMF ने फिर उसका रास्ता ये निकाला। उन्होंने कहा आपके मुल्क में 2 बड़ी पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर, इन दोनों को से लिखवा कर लाएँ कि जो मुआहिदा आप करेंगे वो हमें कबूल होगा। नतीजतन उस वक़्त नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने हैंड रिटन गारंटीज़ मोइन कुरैशी को दी कि आप जो मुआहिदा करेंगे हमें कबूल होगा। आज आप इंटरम सेटअप ले आएँ, उसको IMF कहती है कि आपके मुल्क में जो सियासी पार्टियां उनसे लिखा कर लाएं कि आप हमसे जो मुआहिदा करेंगे वो अगले 2 साल चलाएंगी। तो क्या सियासी जमातें लिख देंगी? उस वक्त तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने लिख दिया था। एक सवाल है फिर मेरा। हाँ। आपने बड़ा सही ये वाकया बयान किया। तो इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो तो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन हालात में फिर कोई ऐसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को हम रूल आउट तो नहीं कर सकते जिसको इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो, माइनस जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो। हाँ। और फिर हम ये भी देख सकते हैं तो फिर अगर कोई काम मारवाए आइन करना है तो फिर वो खुद क्यों ना आ जाए? मैं यही अर्ज कर रहा हूं। फिर वो कहेंगे कि मारवाए आइन करके किसी को जो बिठाना है तो खुद ना आ जाए। मेरा मतलब है अगर काम मारवाए आइन से ही हल होना है, बात हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर से बाहर निकल के ही सोल्यूशन ढूंढना है, तो फिर तो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलना है उसने 1 पैर निकाला या 2 पैर निकाला, ये मैटर करता है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो सियासी जमातों पर होगी ना, जो एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार तो सारी बार हो जाएंगी ना। दूसरी बात, खेल किसके पास चला जाएगा? दूसरी बात कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई कि एक जमात आई है, एक ग्रुप आया है और वो आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने मुकदमे जो है वो ख़त्म करने शुरू कर दिए हैं और एविडेंस को इधर उधर करना शुरू कर दिया है, ECL पे वो कर दिए हैं। वो सारी जो कहानी इस वक्त जो आज सुप्रीम कोर्ट में हमें नज़र आई, बहुत हमें जज जो थे वो पिटर्ब नज़र आए। सियासी जमातें आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं। तो इस मौके पर मैं एक सिर्फ आखिरी लाइन आपसे सवाल मुकम्मल कर लेता हूँ। इस मौके पर अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट टेक ओवर करती है तो माहौल ऐसा नहीं है कि अदालतें मजबूर हो जाएंगी उसको लेजिटिमेसी देने के लिए? अगर अभी भी माहौल नहीं है तो जब मार्च होगा तो उसमें बन जाएगा। और इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि जो होना है वो मार्च की डेट से पहले ही हो जाएगा और मार्च की नौबत नहीं आएगी। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने टेक ओवर करना है तो पाकिस्तान की सारी बड़ी सियासी जमातें उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जब भी हमारी लेकिन उसके लिए तैयार है। देखें समी साहब, दूसरी बात आपने जजों की आज बात की, सवाल ये भी अहम है कि पिछले 4 साल में कोई सू मोटिव क्यों नहीं हुआ। सवाल ये भी अहम है कि जब एक DG FIA चीख कर कहता रहा कि मुझे मुखालफिन के खिलाफ मुकदमे बनाने के लिए कहा गया, तब तो इन जजों का ज़मीर नहीं जागा। सवाल बहुत हैं, ये सिर्फ एक मखसूस हुकूमत पे ही सू मोटिव क्यों होते हैं उसमें, और बाकियों को सू मोटिव का NRO क्यों हासिल है? बाकियों को सू मोटिव का NRO क्यों हासिल है? अच्छा, और सू मोटिव की जो टॉक है वो एक हुकूमत पर क्यों होता है और बाकियों को NRO क्यों हासिल है? ये सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। और जब 3-3 महीने बाद
बाद आईजी और चीफ सेक्रेटरी बदले जाते थे, और जब एफबीआर के चेयरमैन ऐसे बदले जाते थे कि बंदा कपड़े नहीं बदलता, तब भी तो इस मुल्क में सू मोटिव हो सकता था ना, तो नहीं हुआ ना। तब जब डीजी एफआईए कहता था मुझे बुला के कहा गया, किसी ने शहजाद अकबर के मुल्क से बाहर जाने पे तो सवाल सूट नहीं लिया। मुजम्मल साहब एक अब तहम्मुल से जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात को 12 बजे भी बैठी और एक रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, उस पर एक उन्होंने फैसला दिया। बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं माना, उस पर एतराज़ भी किया, लेकिन कोर्ट ने फैसला करके मौजूदा जो हुकूमत है ये बैठी आके 1.5 महीना इनके पास आ गया। इनडिसाइसिवनेस ऐसी है, और इन्होंने आके कोई यहाँ की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए काम नहीं किया, सिर्फ अपने मुकदमे, अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए वो सारा काम उन्होंने किया। आज अदालत के चेहरे पर अदालत के जो जजेस थे वो बहुत ही इस बात से परेशान नज़र आ रहे थे कि ये, क्योंकि उन्होंने कहा जस्टिस उमरता बंदयाल ने कि हम लोग आपस में इसको देख रहे हैं, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो क्रिमिनल हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो एविडेंस, और ये बड़ी प्रोसिक्यूटर ये कह रहा है कि मुझे डीजी एफआईए कह रहा है कि ये लोग अब इलेक्ट होने जा रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमात हम सुनने के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है कि इस तरीके से आप उसको एविडेंस को खत्म करें। दूसरी बात, मैं तो आपसे कह रहा हूं, अच्छा एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात आज एक इफेक्टिव ऑर्डर करना चाहिए था, नहीं हुआ। ऑर्डर क्यों किया? ये सुओ मोटो के नतीजे में ये हुकूमत आई है वजूद में, जो उस दिन सुओ मोटो अदम एतमाद के नतीजे में आई है, सुओ मोटो के नतीजे में नहीं आई है, अदम एतमाद पर वोटिंग के नतीजे में आई है। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देके खत्म कर दी थी, आइन में गुंजाइश नहीं थी, ये हुकूमत अदालतों ने फिर पैदा की, सुप्रीम कोर्ट ने पैदा की, आइन ने नहीं पैदा की, सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया, आइन ने पैदा की। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला करना है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, आइन का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट आइन सुप्रीम कोर्ट की मिरास नहीं है, आइन पार्लियामेंट की मिरास है। तो वो शरीफ खानदान की भी मिरास नहीं, पार्लियामेंट की मिरास है। आइन पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मिरास है। जो भी आइन से बाहर जाएगा, आइन वो वाहिद सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो पाकिस्तान को इकट्ठे रख सकता है। मुजम्मल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक ही फैसला दिया। आप सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आइन के बरखिलाफ फैसला नहीं दिया, उनके पास इख्तियार था। कोई खैरात तो नहीं है फैसला, नहीं कि आप कह रहे हैं कि मेरा मतलब इसके नतीजे में आई, कोई सदके खैरात पे तो नहीं आई है। किया वो भी आइन के तहत ही है ना। किसने उसमें बात ये है कि सवाल ये हो रहा है कि बड़ी तिलमिला रही है में ये एक लंबी बहस है कि सू मोटिव के हवाले से एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसे रूल्स ऑफ द गेम होने चाहिए जो तमाम हुकूमतों के लिए, क्योंकि इंसाफ यकसा होता है। टारगेटेड इंसाफ इंतकाम की बदतरीन शक्ल है, चाहे वो कितना ही जायज इंसाफ क्यों ना हो। मैं आपको बता रहा हूं कि इंसाफ कितना भी जायज हो, अगर टारगेटेड है तो इंतकाम की बदतरीन शक्ल है। लेकिन मुजम्मल साहब आके ये चीफ जस्टिस की पसंद नहीं होनी चाहिए कि जब वो चाहे सू मोटिव ले ले, जब चाहे ना ले। एक रूल्स होने चाहिए इसके। ये पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप आके प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील करें, अगर आप और आप ये कहें कि अगर आप डीजीएफआईए को बुला कर कहें ग्रेड 22 के कि तुम इसके खिलाफ केस बनाओ, इसके खिलाफ ना बनाओ, और वो डीजीएफआईए एक बाली बयान दे। नून लीग का वर्कर था वो, तो बशीर मेमन को सब जानते हैं। डीजीएफआईए नून लीग का वर्कर। अच्छा, इस वक्त जो डीजीएफआईए है, इसको आईजी बलूचिस्तान इमरान खान ने लगाया, इसको आईजी सीटीडी राय ताहिर को इमरान खान ने लगाया। प्राइस पोस्टिंग पे ये इमरान खान के दौर में कोई ओएसडी रहा है, लेकिन उसमें राइट ऑफिसर है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ठीक अफसर है। नहीं, मैं मुझे ब्रेक लेनी है ना, मुझे ब्रेक वर्कर तो नहीं है। अगर इमरान खान साहब ने उसको आईजी बलूचिस्तान लगाया, आईजी सीटीडी लगाया, इसका तो इसका ये मतलब है अब वो जो काम करे वो जस्टिफाइड है। अब वो शहबाज शरीफ के मुकदमे खत्म करे, जरदारी के मुकदमे खत्म करे, तो बस मुकदमे इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में बने हैं, तो फैसला हो जाएगा दुरुस्त नहीं है, कोर्ट पर ट्रस्ट खत्म ही होंगे ना। अगर नाकिस तफ्तीश है, फैसला शहबाज शरीफ तो नहीं करेंगे ना। मुझे ब्रेक लेनी तो क्या करने हैं, नहीं अदालत मुझे ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। मैं आके इसी यहीं पर डिबेट इसी तरह बिल्कुल गर्म जज्बात से शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तेज़ी से तब्दील होती हुई, और अभी जो ख़बर है कि जनाब आसफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब के घर चले गए, बज़ाहिर कौमी हुकूमत में शमूलियत के लिए शुक्रिया,
लेकिन कल बड़े अहम दिन है, मुनहरफीन के हवाले से भी फ़ैसला आने वाला है पंजाब असम्बली के, और जो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के वो भी सुन रहे हैं हमज़ा शहबाज का इलेक्शन का मामला, और फिर उसके बाद गवर्नर जो हैं उमर सरफराज चीमा जो थे गवर्नर, उनकी भी पटिशन यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर उम्मीदवार 186 वोट हासिल नहीं कर सकेगा तो बात जाएगी दूसरी गिनती, उसमें जिसके पास अक्सरियत होगी। पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं पंजाब असम्बली में, और इस नंबर गेम में उनकी भी बड़ी एक अहमियत है। मुजम्मल साहब, ये वाकई सिर्फ शुक्रिया अदा करने गए होंगे जरदारी साहब, या उनकी ये ख्वाहिश है कि पंजाब असम्बली बच जाए और फिर सिर्फ इंतखाबात अगर होने हो कोई सिचुएशन तो वो कौमी असम्बली की हो, इस तरह वो अपनी सिंध असम्बली भी बचा लेंगे? हाँ, यकीनन वो पंजाब बचाना चाहते हैं, और उनका ख्याल है कि अगर नून लीग किसी एडवेंचर की तरफ जाती है तो वो एडवेंचर सिर्फ मरकज़ी हुकूमत तक हो। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अगर इलेक्शंस का ऐलान होगा तो इमरान खान पंजाब भी नहीं रखना चाहेंगे और इमरान खान केपी भी नहीं रखना चाहेंगे। जरदारी साहब ने सिंध रखना है तो रख लें, पंजाब केपी और मरकज़ में इंतखाबात हो जाएंगे, बलूचिस्तान भी टूट जाएगा और सिर्फ सिंध जरदारी साहब मजबूर हो जाएंगे, या जो भी होगा पत्ते जरदारी साहब के हाथ में नहीं है, पत्ते इमरान खान के हाथ में है या मुस्लिम लीग नून के हाथ में है इस वक्त। और अगर दोनों इंतखाबात पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि आइए इंतखाबात में चलते हैं, तो फिर ना जरदारी साहब कुछ कर सकते हैं ना बाकी जमातें कुछ कर सकती हैं, क्योंकि दोनों बड़ी जमातें अगर इंतखाबात कराने पर मुत्तफ़िक हो जाती हैं और इस बात पर तय कर लेती हैं कि इस बात का हल इंतखाबात है, आइए चलते हैं इंतखाबात की तरफ, फिर क्या होगा? अच्छा, बात सही है समी साहब के इलेक्शन पूरे मुल्क में होंगे, और ये सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन ये पंजाब असम्बली नहीं बचा सकेंगे, वो इमरान खान को तोड़ देंगे, नून और इमरान खान मिलकर तोड़ देंगे। लेकिन मैं आज परवेज़ इलाही साहब को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि जी बिल्कुल पंजाब असम्बली तो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। देखिए हम आपको सरप्राइज देंगे। जब मुल्क में जब इमरान खान को इंतखाबात मिल रहे होंगे तो वो परवेज़ इलाही की सुनेंगे या इंतखाबात की सुनेंगे? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जब इमरान खान का सबसे बड़ा मुतालबा फौरी इंतखाबात की बात हुकूमत मान के ऐलान कर देगी और कहेगी आइए बैठ के बात करते हैं, तो इमरान खान क्या कहेंगे? मैंने पंजाब रखना है। वो फ़ौरन बैठ जाएंगे, कहेंगे आए पंजाब मिल के तोड़ देते हैं। अच्छा, इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की क्या प्रायोरिटी होगी? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनको वज़ीर आला बनवाने में आसिफ जरदारी साहब का भी बड़ा ताल्लुक है, बड़ी उनकी कोशिशें हैं कन्विंस करने में, बात करने में, क्योंकि पहले तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो नो कॉन्फिडेंस पर आमादा ही नहीं थे, तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें उनको कन्विंस किया और लेके आए। अभी उनकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी? लेकिन नवाज शरीफ साहब को जरदारी साहब कन्विंस नहीं कर सकते थे। अच्छा। उन्हें जिन्होंने कन्विंस किया है, आपको भी उनका पता है और मुझे भी पता है, और उनकी बात के बगैर ना नवाज शरीफ ने मानना था। मैं 24 जनवरी को मियां नवाज शरीफ को मिला था। 24 जनवरी को मैंने उनसे अदम एतमाद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसी किसी अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें वज़ीर आज़म हमारा नहीं होगा, जिसमें वज़ीर आज़म हमारा नहीं होगा। अभी जरदारी साहब ने कोई ऐलान नहीं किया था। उन्होंने कहा मैंने वाज़े कर दिया है कि अगर हमारी वज़ारत उज़्मा होगी तो हम अदम एतमाद के खेल में हैं, वरना अगर हम नहीं हैं तो हम नहीं हैं। क्योंकि उस वक़्त एक और फार्मूला भी चल रहा था कि पीटीआई के अंदर से भी नया वज़ीर आज़म आ सकता है, और बहुत सारे आप शहबाज शरीफ के अचकन की बात करते हैं, पीटीआई के अंदर भी बहुत लोगों ने अचकनें सिलाई हुई थी और वो राब्ते में थे लंदन के, हमारे सर पे हाथ रख दें, हमारे सर पे हाथ रख दें, क्योंकि उस वक्त सबको माइनस इमरान होता नज़र आ रहा था। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि मैं किसी के सर पे हाथ नहीं रखूँगा, वज़ीर आज़म मेरा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी पहले दिन से प्रायोरिटी वज़ीर आज़म थी, और ये वज़ारत उज़्मा उन्हें आसिफ जरदारी, किसी ने आसिफ जरदारी को कहा कि शहबाज शरीफ के घर जाके उसे वज़ीर आज़म नामज़द करो। शहबाज शरीफ तो वज़ारत उज़्मा लेने आसिफ जरदारी के पास नहीं गए थे ना, उनके घर जाके उन्हें किसी ने कहा ना कि आप जाकर करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खेल इस वक्त नवाज शरीफ और इमरान खान के पास है। अच्छा, ये इतना गवर्नमेंट निकाली, इतनी एक यूनिटी गवर्नमेंट जिसको उन्होंने नाम दिया वो बनाई, सारी सियासी जमातें उसमें हैं, और ये 6 हफ्ते के बाद ही अब ऐसी सूरत हाल आ गई है कि ये हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी अभी पता नहीं है। तो ये जो फ्रेमर्स हैं, इस पूरे आर्किटेक्ट हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के, इतना कमज़ोर प्रोजेक्ट बनाया है या कुछ फैक्टर्स ऐसे बाद में आ गए कि ये इतना कमज़ोर बन गया? मेरे ख्याल में बाद में फैक्टर्स ऐसे आ गए और अब इनकी करेक्शन होना मुश्किल है। नहीं हो सकती। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्लिम लीग नून चाहती है।
अगर एस्टेब्लिशमेंट वो देने की पोजीशन में हो तो कुछ तो अगर आपकी असेसमेंट अगर हो तो एक तो वो इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर लाना चाहती हैं। अच्छा, लेकिन वो तो दायमी वारंट जारी कर दिए। जब वो लाना की ख्वाहिश जारी की तो दायमी वारंट भी तो जैसे तारक फातमी साहब की दफा हुआ, जैसे जावेद लतीफ़ साहब को अभी तक महकमा नहीं मिला, तो वो चाहते हैं, उनका ख्याल है कि जो हमारा बेस्ट कैप्टन है, प्लेयर है, हम उसको मैदान में लाएंगे, वो हमारे फाइनेंशियल हायर करेगा। एस्टेब्लिशमेंट कहती है ने 2-3 लोग, आपको पता है कि एक को तो ज़मानत करा के बाकायदा अभी लैंड किए हैं कराची में, लैंड किए हैं और बड़ा हाई कोर्ट ने ज़मानत दी है और बड़ा प्रोटोकॉल मिला है ज़मानत के बाद ना। तो आप तो रोज़ समी इब्राहिम साहब ज़मानत पर, हमारे शहबाज शरीफ को इतना बोलते हैं, तो वो भी ज़मानत पर आए हैं और वो भी इस मुल्क में यहाँ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं या वज़ीर ख़जाना दोबारा बनना चाहते हैं, एडवाइज़र। तो और डॉक्टर इशरत साहब का भी नाम है इसमें, और लोग भी इसमें जो है वो बहुत इंटरव्यूज दे रहे हैं। नहीं आई मुझे तो इस वक्त लेकिन सूरत हाल वो मोइन कुरैशी वाला वाक़या है जिसने सब कुछ रोक दिया है। नहीं, मतलब ये वाक़या पाकिस्तान में बताया गया है कि आप पिछले किताबें निकाल कर ये वाक़या पढ़ लें, और फाइलों में वो हैंड रिटन गारंटीज़ लिखी हुई हैं, उनके बगैर इंटरिम गवर्नमेंट ने भी नहीं चलना। नहीं, लेकिन मुजम्मल साहब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून एक इश्तिहारी को ही वज़ीर ख़जाना बनाने पे क्यों बज़िद है? वो आ जाएंगे, बेल करा लेंगे। अगर हफीज शेख साहब की बेल हो सकती है तो उनकी नहीं हो सकती। शेख तो अभी इश्तिहारी नहीं हुए थे ना, क्योंकि वारंट तो निकले हुए थे ना। इश्तिहारी तो बंदा तब होता है ना जब जिस दिन वो पेश हो जाएंगे इश्तिहारी ख़त्म हो जाएंगे। इश्तिहारी का तो कानून ये है कि जिस दिन वो अदालत के सामने सरेंडर करेगा इश्तिहारी ख़त्म हो जाएगा, और अगर उसकी बेल हो जाती है तो वो आ जाएगा और सेनेट का हलफ। चलिए ये कंवर दिलशाद साहब से पूछ लेते हैं, बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं वो। कंवर साहब, ये इसहाक डार साहब आए, बेल कराएं तो उसके बाद अहल हो जाएंगे, बन जाएंगे वजीर, या कोई थोड़ी मोरालिटी और वो कोई अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है? दरअसल इसहाक डार साहब को पहले आ जाना चाहिए था। इस लिहाज से उन्होंने बड़ी दरख्वास्तें दी। पहले उन्होंने कहा कि मैं लंदन में एम्बेसी में हल्फ उठा लेता हूँ, तो वो चेयरमैन सेनेट ने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद हाई कोर्ट गए, तमाम अदालतों में गए, इलेक्शन के पाकिस्तान का ताल्लुक कोई नहीं है, इसका हल्फ उठाने की रस्म जो है वो चेयरमैन सेनेट के पास है। तो लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी पॉलिसी वो नहीं आ रही। लेकिन हमारे दोस्तों की मैं बातें मैं सुन रहा था, उसमें ये मैं बताऊँगा, मोइन कुरैशी जब आए थे ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त हालात कुछ और थे। उस वक्त आइन में जिक्र नहीं था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। 18वीं अमेंडमेंट के बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही मामूली हैसियत है, वो एक निगरान वज़ीर आज़म है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं, वो ग्रेड 20 तक की दस्तखत नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के ऊपर। उसमें लिखा हुआ है कोई डेवलपमेंट, किसी किस्म का माहदे, तमाम अच्छी मामले जो है, जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोई बैनुल-अक़वामी या इंटरनल या एक्सटर्नल माहदे करे। ये उसको इख्तियारात को बड़े महदूद कर दिया रज़ा रब्बानी साहब ने, जो 18वीं अमेंडमेंट ने वो मुसन्नफ़ से बनाया था उन्होंने। तो अब एक तो ये बात, दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें सुनने में आ रही है, ठीक है मेरे पैनलिस्ट बहुत बाखबर हैं, लेकिन आपका ही माशाल्लाह बहुत बड़ा मकाम है समी इब्राहिम साहब का भी। तो हमें जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ठीक है असम्बलियाँ तो डिज़ाल्व होने के इम्कान हो रहे हैं, असम्बलियाँ तो डिज़ाल्व हो जाएंगी, या तो बजट इजलास के बाद करें या जून में करें, जुलाई में करें। तो जो केयर टेकर सिस्टम आएगा उस केयर टेकर सिस्टम पर दबाव डाला जाएगा, ये कहा जाएगा कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर नहीं है। तो उस वक्त की जो वजारत दाखिला होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाएगी कि जनाब हालात ठीक नहीं है, तो हमें आप आर्टिकल 254 के तहत हमें 3 महीने या 6 महीने की इजाज़त दे दें ताकि हम इस इलेक्शन को आगे तक ले जाएं, ताकि मुल्क की जो तमाम सूरत बेहतर हो जाए, फ्रेंडली माहौल पैदा हो जाए, खून खराबे की बातें ना हो और इलेक्शन करवाए जाए। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कमर साहब 2 साल से कम पे गुजारा नहीं होगा। जो भी सेटअप आना है उसने 2 साल चलाना, उसने 2 साल निकालना है, क्योंकि उसके बगैर IMF बात नहीं करेगी। 3 माह 6 माह वाले से कोई बात नहीं करेगा। तो जो इसने लेना है उसे सुप्रीम कोर्ट से 2 साल की मुद्दत लेनी पड़ेगी। हाँ, वो इसी तरह की खबरें गर्दिश कर रही है, हर तरह की मिर्च मसाले चलते रहते हैं ना। ठीक है, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि फिलहाल इलेक्शन जो है वो 6 महीने 3 महीने एक्सटेंड हो जाए, ये सारी बातें सुनने में आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा एक मुजम्मल जी 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 कंवर साहब, ठीक है आपकी बात। अच्छा मुजम्मल एक बात मैं मेरी आज बहुत लोगों से बात हुई हाई कोर्ट में गवर्नर जी जी आप जी बिल्कुल बात आपकी हो गई। मुजम्मल साहब, अफवाज पाकिस्तान जो मेरी आज भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, किसी कीमत पर भी
कोई ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है जो आइन से बालातर हो। उनका ये कहना है कि ये सियासी मामला है, सियासी जमातों ने ही हल करना है और हम उनके साथ खड़े हैं। वो किसी तरह से भी टेक ओवर करने की कोई उनकी, वो कहते हैं हम तो इसके नज़दीक भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल जो आइन है पाकिस्तान का वो मुकद्दम है हमारे लिए, वो ही मुकद्दम रहेगा। और ये जो सारी गुफ्तगू है ये सियासतदान खुद अपना मसला हल करें। मोईद यूसुफ साहब ने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी उसमें मुल्क की इकनॉमिक सिक्योरिटी को भी नेशनल सिक्योरिटी से उन्होंने जोड़ा था और अफवाज पाकिस्तान मुल्क की इकनॉमिक सिक्योरिटी से ख़ुद को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकती एब्सोल्युटली, क्योंकि अब वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो गया है। तो इसलिए वो अगर ये कहा जाए कि मुल्क की माशी सख्त फ़ैसले जो हैं वो कौमी सलामती कमेटी में होंगे और अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स के साथ बैठ के होंगे, तो वो जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी है उस डॉक्ट्राइन के मुताबिक है मौजूदा हुकूमत की नज़र में। और उनका ख्याल है कि वो साथ बैठकर और अगर वो तो फिर होंगे, अगर वो साथ बैठेंगे इनपुट भी देंगे, लेकिन टेक ओवर करना तो फिर वो कहते हैं ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। फिर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है क्योंकि अफवाज पाक के जो ज़राए हैं वो बिल्कुल इस बात को बहुत संजीदगी से करते हैं कि किसी तरह से भी कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो अदालत जो आइन से बालातर होगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं वापस आता हूँ और मुजम्मिल साहब हमारे साथ हैं, मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे और ज़रा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बनी गाला के बाहर जो कैंप लगे हुए हैं वो नौजवान वहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और नईम असगर हमारे नुमाइंदे बनी गाला के बाहर उन्होंने एक रिपोर्ट बना के भेजी है। कुछ लोगों से बात भी की है, नौजवान है वहाँ पर। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि वो लॉन्ग मार्च जिसका अभी इमरान खान ने ऐलान नहीं किया, अमली तौर पर वो शुरू हो चुका है। उसका पहला दस्ता नौजवानों पर मुश्तमिल बनी गाला पहुँच गया, कैंप लग गए हैं वहाँ पर और वो कहते हैं कि हम इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। किसी की हिम्मत नहीं यहाँ पर आके इमरान खान को वो गिरफ़्तार कर सकें। वो नौजवान कितने हैं, क्या कह रहे हैं और कितने लोग उनके साथ आएंगे, नईम असगर ने वहाँ से हमें एक रिपोर्ट भेजी है। आइए आपको वो दिखाते हैं। जी शुक्रिया समी साहब। हम इस वक्त मौजूद हैं बनी गाला में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर जो दीवार बनी है, उस दीवार के साथ खेमे लगाए गए हैं, एक खेमा बस्ती सजाई गई है और जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड पे पूरी खेमा बस्ती लगाई गई है, बिस्तर लगाए गए हैं और केपीके से आने वाले लोग जो हैं तकरीबन 2000 जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। दिन के मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमने उनसे बात की कि आप अभी क्यों आ गए हैं, अभी तो इमरान खान ने कॉल भी नहीं दी। तो उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमें ये खदशा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार न कर लिया जाए या उन्हें हाउस अरेस्ट ना कर लिया जाए और अगर ऐसा किया गया तो हम रेजिस्ट करेंगे। ये नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ पर ये पूरा इंतज़ाम करके आए हैं। इन कारकुनान से बात करते हैं। सर बताइएगा यहाँ पे आप लोग क्यों हैं और इसकी वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। देखिए अब इमरान खान ने 4 साल हुकूमत की है, आप मुझे कोई एक ड्रॉबैक उसका दिखाएं, कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने शो की है। ठीक है, अब मैं कुछ कारनामे आपके सामने बता देता हूं। चेयरमैन पीटीआई ने अभी तो कॉल नहीं दी आने की, आप लोग पहले क्यों आ गए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए हमें खदशा था, हम इसलिए आए हैं। ठीक है कि ये जो आज़ादी के मार्च का ऐलान करने वाले हैं, हम इसलिए आए और हुकूमत को ये खदशा है कि इमरान खान के पीछे करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे तो उनको हम गिरफ्तार करेंगे तो इनका
इनका जो वर्कर है, सपोर्टर्स है, वो मतलब नहीं आएगा, इस्लामाबाद नहीं आएगा, इसलिए हम पहले आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और पीटीआई के कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, ये कह रहे थे कि जैसा हमें खदशा है कि गिरफ्तार न कर लिया जाए, अगर गिरफ्तार करने की कोशिश हुकूमत करती है तो क्या, किस तरह आप रेजिस्ट करेंगे, क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को वो बाल भी नहीं बिगाड़ सकते। ये हज़ारों वर्कर कल रात से ड्यूटी कर रहे हैं। सिक्योरिटी तो अल्लाह उनकी करती है, हिफाजत हमारा ईमान अल्लाह पे है कि अल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान की सिक्योरिटी के इंतज़ाम अल्लाह करेगा। लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं और इन इम्पोर्टेंट हुकूमत को ये कह देते कि अगर आप में हिम्मत है तो हमारे एक वर्कर को हाथ लगाए। इमरान खान तो बहुत दूर की बात, और इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेंट हुकूमत की जाने तक इमरान खान की जो भी कॉल होगी, जैसी भी होगी, इंशाल्लाह हम उस पर लब्बे करेंगे। ये हज़ारों वर्कर अभी रास्ते में, इंशाल्लाह कल जो खान जैसा भी फैसला करेगा, अपने कायद के फैसले का हम इंतज़ार करें और इंशाल्लाह हमारे तरह सारे नौजवान पाकिस्तान। ये अभी आप देख रहे थे नईम की रिपोर्ट, वो कह रहे हैं कि खान का कोई बाल बीका नहीं कर सकता और धरने से पहले ही आ गए हैं वो यहाँ पर। शायद उनको ये खदशा हो कि अगर कंटेनर लग गए तो फिर कैसे पहुँचेंगे। तो फिर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि कल जो हमज़ा शहबाज की हुकूमत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में भी एक पटिशन है जिसमें वो फ़ैसला करेंगे कि उनका इंतखाब सही हुआ या नहीं। मुजम्मल, अगर कल हमज़ा शहबाज की को फ़ैसला ऐसे आता है कि उनकी हुकूमत फॉल कर जाती है, पंजाब में वो वज़ीर आला नहीं रहते और इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे देते हैं, तो पंजाब में तो फिर रुकावट कोई नहीं डालेगा उस लॉन्ग मार्च में। देखें, फिर तो वो दस्ते लाखों की तादाद में यहाँ पहुँच जाए। देखें, लाहौर हाई कोर्ट के हमज़ा शहबाज के इंतखाब को वैलिडेट करने के 3 फैसले मौजूद हैं। एक नहीं है, 3 फैसले हैं जिसमें उन्होंने उस इंतखाब को वैलिडेट करके गवर्नर को हलफ लेने का कहा। 1 दफ़ा नहीं कहा, 2 दफ़ा नहीं कहा, 3 दफ़ा कहा है और तीसरी दफ़ा जाके स्पीकर कौमी असम्बली को कहा। तो हमज़ा शहबाज लीगली ये मौजूद हैं कि सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब अगर कल सुन रहे होंगे तो उनके अपने 2 फैसले हैं। नहीं तो वो अगर कल ये फैसला कर देते हैं तो अपने 2 फैसलों को वो खुद अंडू नहीं था, तो वो पिछले फैसले तो अंडू हो गए। हाल है मुजम्मिल साहब, मेरी एक गुजारिश सुने, आज सूरत हाल मुख्तलिफ है उन फैसलों से। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि लोटों के वोट काउंट नहीं होंगे। एक मिनट, अब हमज़ा शहबाज 197 वोट लेकर चीफ मिनिस्टर, उसके लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा पहले, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नहीं होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ही सुप्रीम है। उन लोगों को डी सीट करने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास। वोट तो कास्ट नहीं हुआ उनका। ये भी क्या फैसला माजी से गिना जाएगा या मुस्तकबिल से गिना जाएगा? बिल्कुल। अच्छा कमर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट काउंट नहीं होगा, तो कल अब डी सीट हो या ना हो वोट काउंट नहीं होगा, ये तो तय हो गया। तो क्या हाई कोर्ट इस पे बुनियाद पर आइंदा के लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि फैसले आइंदा के लिए होते हैं जी, उनका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट कमर साहब माजी के लिए नहीं होते। कमर साहब मैं अर्ज करूं, इलेक्शन कमीशन को डी सीट कर देगा, ये मेरा अपना एक तजिया है, हमारी नाकस राय है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डी सीट तो कर देगा, तो 100% क्योंकि उन्होंने एक वोट कास्ट किया है, डी सीट तो कर देगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार तो नहीं है ना कि वो वोट काउंट नहीं किया जाएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी है, उस ओपिनियन की कोई लागू करना ना करना ये तो अलग दूसरे इदारों। नहीं, ये किसने क्या दिया आपको ओपिनियन दिया? कमर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, वो ओपिनियन नहीं है भाई, वो जजमेंट है, ये तो तय हो चुका। वो एक सदारती रेफरेंस था, साथ 2 पिटीशन क्लब थी, आर्टिकल ऑर्डर, ओ भाई उसके ऊपर ऑर्डर है। ये कमर साहब, ये आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है इंटरप्रिटेशन। नहीं, ये तो कमर साहब ये बता दें कि जिस स्टेट को फैसला आया है, फैसला माजी से है या आगे से? माजी से है, कोई उसमें डेट 1974 से है, 1988 से है, 1981 से है। रेफरेंस मुजम्मिल साहब आया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वहां पे एक सवाल हुआ था साबिक अटॉर्नी जनरल ने, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि ये ठीक है, अभी हम नहीं कुछ नहीं, कर रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट डिसीजन होगा। माजी से है नहीं, उन्होंने कहा जो वोट डाले जाएंगे वो सब्जेक्ट टू दैट है। इस फैसले से उनको सुप्रीम कोर्ट ने मुंसलिक किया। लेकिन कोई भी इलेक्शन हो, अगर पंजाब में रन ऑफ इलेक्शन होता है, आर्टिकल 130 के पैरा 4 के तहत जो रन ऑफ इलेक्शन होता है, तो फिर भी हमजा जीत जाएंगे। अच्छा, वो तो एक और बात है ना, फिर भी हम जीत सकते हैं, हो सकता है वो जीत जाए, उनके वोट ज्यादा है,
वो फिर भी जीत जाएंगे। अगर रन ऑफ इलेक्शन भी होता है तो वो फिर भी जीतेंगे। आपको लगता है कैसे जीत जाएंगे फिर वो? उनके वोट ज़्यादा हैं इस वक्त, कैलकुलेशंस आप देख लें, क्योंकि ये 25 वोट पीटीआई के हैं जो कम होने हैं, ये नून के नहीं कम हो रहे। नहीं 10 तो नून के भी कम हो रहे हैं ना। नहीं नून का कोई कम नहीं हो रहा ना, वो तो जो 4 वोट 6 वो कास्ट के मिले, नून ने उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा। नहीं लेकिन वो तो आएंगे ही नहीं ना। हाँ वो नहीं आएंगे, तो नहीं, वो हमजा शहबाज को वोट नहीं देंगे। अगर आप नून के 161 ही गिन लें तो 20 वोट 5 वोट स्पेशल सीट्स के नए वोट आ जाएंगे पीटीआई के, क्योंकि इनमें 5 स्पेशल सीट्स के हैं। लेकिन 20 वोट उनके कम हो जाएंगे। ये जो 20 का गैप उनका कम होगा, वो हाउस की भी स्ट्रेंथ 20 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात आ रही है ना कि उसके बाद पार्टी का बड़ा अहम रोल है। 4 कमल साहब, एक बरियार साहब है सियालकोट के, आज उन्होंने भी दरखास्त दे दी कि ये डिप्टी स्पीकर ने 197 की लिस्ट जारी की है, उसमें मेरा नाम है, मैंने कोई वोट नहीं दिया। रन ऑफ इलेक्शन अगर होगा तो मैं आपको कह रहा हूँ हमजा के पास 4 वोट ज्यादा। मेरी राय ये है कि हमजा नहीं आ सकेंगे उसमें। रन ऑफ वोट में बज़ाहिर ये लगता है कि हमजा के पास 4 वोट ज्यादा हैं। स्पेशल सीट्स 5 जब आ जाएंगी पीटीआई के पास नई खवातीन, तो उनके वोट्स जो हैं 1 या 2 वोट उनके पीटीआई, उनका ये दावा है। मोनस लाई को मैं सुन रहा था कि 2 वोट उनके बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी बात भी सही हो सकती है, वो तो उस हवाले से इलेक्शन वाले दिन पता लगेगा, वो तो उस हवाले से पता चलेगा। रन ऑफ इलेक्शन का अगर हाईकोर्ट ऑर्डर देता है और अगर हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप अदम एतमाद ले आए तो फिर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ये बात भी है, ये बात भी है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है। ये जो सारा माहौल है इस वक्त, इतनी ज़्यादा कन्फ्रंट्रेशन है, इतना ज़्यादा आपस में केयर टेकर सेटअप पर, इनका निगरान हुकूमत पर इनका कंसेंसस कैसे बनेगा? नहीं, अगर इस वक्त इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इमरान खान साहब को ये दावत दी जाए कि आप इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल करने और निगरान सेटअप के लिए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो वो शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इमरान खान मौजूदा हुकूमत की, क्योंकि वो कहते हैं बातचीत होगी इंतखाबात के ऐलान के बाद, तारीख ऐलान कर दें, मैं बात कर लूँगा, ये उनका स्टैंड मौजूद है। और मेरे ख्याल में जब हुकूमत ये कह देगी कि हम इंतखाबात कराने लगे हैं, आ जाएँ बात कर लें, तो वो बात करने के लिए बैठ जाएंगे और ये चीज़ें तय हो जाएंगी। ये जो इतनी जमातें हैं जो इस वक्त यूनिटी गवर्नमेंट, तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात करनी, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात करनी। उनका तो कोई नहीं किरदार नहीं ना समी साहब, उसमें तो है वो। अच्छा, ये इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वापस आएंगे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नामजद होंगे, इस्तीफा कबूल नहीं है अभी तक, और आप वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आएंगे तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलकर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जरदारी साहब, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब, ये इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे या इलेक्टरल अलायंस बनाएंगे या सीट एडजस्टमेंट? पीडीएम एक इलेक्शन अलायंस। तो पीडीएम में तो पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है? बस मैंने आपको पीडीएम इलेक्शन अलायंस है, तो फिर तो इमरान खान के लिए आसानी है। बेशक हो, पीडीएम इलेक्शन अलायंस। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। बहरहाल राना भी, कमर दिलशाद, आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट 2 डेज़। मुजम्मिल साहब कहते हैं कि अगर इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ज़ाना नहीं तस्लीम किया गया तो फिर इस बात का, और ये गारंटी अगर नहीं दी जाती कि ये सेटअप 2023 तक है, तो फिर ये जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इलेक्शन के लिए तैयार है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।